हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जो 4 अगस्त को हमने एक टेस्ट लगाया है एसएससी जेई का 1 मार्च 2017 वाला, उसको अटेंड करेंगे। रंग रिवीजन क्या रहा सिचुएशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, खैर 85 नंबर नहीं जा पा रहे पूरे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये मेरा गलत हुआ है। कंपनसेटिंग एरर इज चेंज टू, ये मैंने आंसर लगा दिया था इसमें से। ये होता है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं दिया है। कंपनसेटिंग एरर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ होता है। यहाँ पे कंपनसेटिंग दीज आर द दोज विच रिमेन्स आफ्टर मिस्टेकन सिस्टमेटिक एरर हैव बीन एलिमिनेटेड एंड आर केस्ड बाय द combination of errors beyond the ability of the observer is called observer to control. Compensating error, they are proportional to the square root of the length. Accidental error क्या होती है? एक्सीडेंटल एरर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर रूट लेंथ के होती है, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ represent the limit precious determination of the value, the Ovid law of the chance and must be handled according to the mathematical probability. These are proportional to the square root of the length. ये भी है, ये भी है। Cumulative error, these are the same direction occur in the same direction which finally tend to the accumulate are said to be cumulative. Thus they are cumulative in nature. Examples of the systematic error or collimation in level, expansion of steel tape etc. they are proportional to the length. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। क्यूमुलेटिव एरर स्क्वायर रूट नहीं होता। रैंडम एरर, दीज आर दोज and discrepancies remaining after a mistake and systematic error are removed. It is mainly caused by the limitation of observer and instruments and is random in nature. अगला क्वेश्चन है, बात है सॉइल हैज लिक्विड लिमिट इतना, प्लास्टिक लिमिट इतना, %35% and shrinkage limit. What is the and has the natural moisture content 50%. What is the liquidity index? लिक्विडिटी IL बराबर होता है WN माइनस WL नेचुरल अपॉन IP। IP बराबर क्या होता है WL माइनस WP। लिक्विडिटी में लास्ट में L यही होता है फॉर्मूला, गलत तो नहीं है। नेचुरल प्लास्टिक लिमिट P होता है, सॉरी L नहीं होता है, जबकि प्लास्टिक में WL माइनस WP होता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में रख देंगे IL की वैल्यू बराबर WL माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। तो WL की वैल्यू दी गई है 60, WP की वैल्यू दी गई है 35, WN की वैल्यू दी गई 50 माइनस 35। WS श्रिंकेज लिमिट है ये। IL बराबर 35, 5, 1, 4, 25,
और 15, 55, 25, 5 छक्का 30, 0.6 आ जाएगा WL। अब चूँकि पूछा गया है क्या, कंसिस्टेंसी, व्हाट इज द लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स को पूछा गया है, जो कि सॉरी लिक्विडिटी इंडेक्स को पूछा गया है, तो यही आ जाएगा IL। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स पूछ लेता तो हो जाता WL माइनस WN अपॉन IP। तो WL बराबर कितना दिया गया है यहाँ पे, 60 माइनस WN 50 अपॉन IP की वैल्यू कितनी है, 60 माइनस 35। WN 50, WL 60, 10 अपॉन 25, 25 चौका 100, 0.4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स WN माइनस WL बाई IP, फॉर्मूला याद रिवाइज करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे मुझे। द इफेक्टिव स्ट्रेस स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ सॉइल आर C बराबर इतना, 5 बराबर 30 डिग्री। देन द shear strength of a plane within the saturated soil mass at a point where total normal stress is 300 Pascal. Pore water pressure is 150 kilopascal. Shear strength on a plane with a natural soil moisture at the point total normal stress, pore water pressure, pore water pressure को सिग्मा से दर्शाते हैं, किससे, U से इतना, ठीक है। C5 इतना इतना निकालना क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस होगा शियर स्ट्रेंथ, टाउ की वैल्यू पता करनी है, तो टाउ बराबर क्या होता है, C डैश प्लस सिग्मा बार, ये इफेक्टिव स्ट्रेस है। 10 डैश, C डैश की वैल्यू क्या है, 10 किलो पास्कल, प्लस सिग्मा डैश की वैल्यू क्या है, 300 किलो पास्कल। 10 5 कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। ये दिया गया है 1030 की वैल्यू कितनी होती है, कैल्सी दिया रहेगा, मैं भी उसी से यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, या फिर $300 पास्कल इतना, चूँकि ये सॉरी हमने गलत वैल्यू लिख दी है, यहाँ पे 300 नहीं है, ये टोटल स्ट्रेस है 300, ऊपर वाटर प्रेशर है 150, तो फैक्टर बचिएगा 150 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 150 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो 96.6 किलो पास्कल आएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर C5, the shear strength, what is the saturated soil mass at a point where total normal stress are 300 and pore water pressure इतना।
Tajagi established the normal stress which control the shear strength of the soil or effective stress. Therefore, the shear strength of soil can be written as tau बराबर C dash plus sigma bar tan phi the angle of shearing resistance at the time of the effective stress. अगला क्वेश्चन देखते हैं. A soil sample has the void ratio E बराबर 0.5 N बराबर इतना. क्या होगा ये? कैसे गलती कर दिया मैं. N बराबर होता है E अपॉन 1 प्लस E 15. 6 होना चाहिए तो पोरोसिटी. यही होना चाहिए था बट क्या है 3 1 प्लस ई 1/3. अच्छा हाँ 3 तरका गलत डिवाइडेशन कर रहे. 3 तरका 9 3 तरका 9 होगा ना. जल्दबाजी का काम है गड़बड़ हो जाता है. Gradually varied flow is gradually varied वेरी करने को बोला है. नॉन स्टडी नॉन यूनिफॉर्म स्टडी नॉन स्टडी यूनिफॉर्म स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म. मैंने कुछ और गलत मारा था लेकिन यहाँ पे इसका जो ग्रेजुअली वेरिड है. स्टडी धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता है. नहीं ये सब चीज़ गलत हो जाएगी. नॉन यूनिफॉर्म वेरिड ग्रेजुअली मतलब ग्रेजुएट वेरिड मतलब बदलना. तो नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है. Gradually varied flow is the steady uniform flow because the velocity of the water remains constant at the specific point, but it changes from one point to another point. In term, steady and uniform are the same frequency in engineering, and thus it is important to have a clear understanding to their meanings. The term steady implies no change with time. नो चेंज विथ टाइम तो यूनिफॉर्म हो जाएगा. द अपोजिट स्टडी इज अनस्टडी और ट्रांजिट. द टर्म यूनिफॉर्म हाउएवर एम्प्लाइज नो चेंज विथ लोकेशन एंड no change with location over a specified region. यूनिफॉर्म. जबकि ग्रेजुअली चेंज होगा तो लोकेशन के बाद चेंज हो रहा था. लोकेशन पे चेंज हो रहा था स्पेसिफाइड रीजन में. जैसे यहाँ एनी डिवाइस सच एज टर्बाइन कंप्रेसर्स बॉयलर condensers and heat exchangers operate for long period of the time under the same condition and they are classified as steady flow device. During steady flow, the fluid properties can be changed from point to point within a device, but at any fixed point they remain constant. During steady flow, a fluid may not accelerate in time at a fixed point, but it may accelerate in space.
यहाँ पे स्टडी हो सकता है। In case of the nozzle, velocity of the water remain constant at a specific point, but it change with from the one inlet to exit. From the inlet to exit, water accelerate along the nozzle, which represented the case of a steady and non-uniform flow. स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, ये स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा नोजल वाला। अब figure shows gradually varied flow in nozzle. You may be tempted to think that acceleration is zero in steady flow, since acceleration in the rate of the change of velocity with time. And steady flow, there is no change with time. Well, a garden house nozzle will tell us that this understanding is not correct. Even in a steady flow and thus constant mass flow rate, water will accelerate through a nozzle. Steady simply means no change with time at a specified location. But the value of the quantity may change from one location to another. वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, एक लोकेशन पर स्टडी होगा, दूसरे लोकेशन पर स्टडी नहीं होगा। ब्लफ बॉडी सरफेस, इट इज स्मूथ so that friction can be neglected. Coincide with streamline, does not coincide with streamline perpendicular to the streamlines, पैरेलल होना चाहिए। coincide does not coincide with streamline, क्या मतलब हुआ? A bluff body is defined as the body whose surface is non-aligned with the streamlines when placed in the flow. Therefore, the body offers lesser resistance. Streamline and body है। The body offers lesser resistance in terms of the viscous friction drag. There is a very large pressure drag due to eddy formation after a body, leading to a large wake region. Free streamline. While a streamlined body is defined as the body whose surface is aligned with streamline, when the body is placed in the flow. स्ट्रीमलाइन में स्ट्रीमलाइन बॉडी करेगी, जबकि ब्लफ बॉडी स्ट्रीमलाइन के पैरेलल नहीं होती है। डज नॉट कोइंसाइड विद स्ट्रीमलाइन, वेक रीजन को छोड़ती है। कम रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ द विस्कस फोर्स। आफ्टर बॉडी लीडिंग एट लार्ज वेक रीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ गेज प्रेशर ए पर इतना दिया गया है,
pressure 10.89 kilopascal है. What is the specific gravity of the gauge liquid B in the figure below? यहाँ पे देखते हैं क्या है. एब्सोल्यूट प्रेशर F बराबर PATM एट F PATM. एब्सोल्यूट प्रेशर एट A, गेज प्रेशर एट A प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट A. नाउ कंप्यूटिंग एब्सोल्यूट प्रेशर F at F from A side coincide equilibrium of the pressure as gauge pressure at A plus atmospheric pressure A, gauge pressure at C minus gauge pressure at G. ऊपर जाने पे माइनस, नीचे जाने पे प्लस है. और गेज प्रेशर एट E प्लस हो जाएगा इक्वल टू द प्रेशर एट F, एब्सोल्यूट प्रेशर एट F. इसकी और कोई शॉर्ट ट्रिक होती है, जैसे सामने सामने मिला लेंगे. यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ आ रहा है पास्कल PATM. ए पर ये 10 पॉइंट इतना दिया गया है. सी पर नीचे चले जाएंगे थोड़ा सा, इसकी रीडिंग यहाँ पे मिल जाएगी. तो ये हाइट है डिफरेंट और डेंसिटी 1600. इंटू 9 पर रो जी एच. जो दिया गया है इसका देखिए, एच की वैल्यू निकल आएगी. इतना 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 आ गया. गेज प्रेशर जी 1.21. यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट 1.12 नहीं 3 पॉइंट माइनस हो गई. ज़्यादा टाइम ले रहा है. इसका एक शॉर्टकट होता है, इसको छोड़ेंगे हम. तो अगला देखते हैं. When a cohesion between the molecules of fluid is greater than adhesion between fluid, cohesion ज़्यादा है एडेशन से ज़्यादा, then the free level of fluid in a glass tube dipped in the glass vessel. ऐसे ही रह जाएगा, ऊपर चढ़ेगा ही नहीं ना. तो लोअर देन द सरफेस फ्लूइड होना चाहिए था, मेरे दिमाग से बाहर था. मैंने अपर कर दिया. लोअर देन द सरफेस फ्लूइड हायर कर दिया था. यही चीज़ अगर यहाँ पे एडेशन ज़्यादा होता तो ये फ्लूइड में ऊपर भाग जाता. अगला क्वेश्चन देखते हैं. कैनाल नॉर्मली यूज्ड फॉर द डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर इन रिवर इज. ये तो मेरे ख्याल से फीडर कैनाल ही होनी चाहिए थी, या फिर कोई और है. इनंडेशन कैनाल या डाइवर्जन कैनाल. इनंडेशन, it is a type of the irrigation system in which a large quantity of water flowing
in river during the flood is allowed to flood or inundate the land to be cultivated. Inundate canal can usually flow only during the summer month. And bring large quantity of silt beneficial to the crops. Canal off from a river in flood without any diversion work is done by a canal taking off from a river in flood without any diversion work. Water available at higher level is supplied to the lower level by the action of the gravity only. Then the type of the irrigation is canal flow irrigation. When the dam is constructed across the river, store water during monsoon as so as a supply water in the off canal in the off taking channel during period of the low flow. Then it is a damage storage irrigation. स्टोरेज इरिगेशन कब होता है? जब लो फ्लो हो लेवल हो तब किया जाए. In combined scheme, dam is constructed across the river from a reservoir. The stored water is used to produce electricity apart the irrigation purpose. Intensity of the irrigation is the percentage of cultivable command area proposed to be irrigated annually. It is always more than 100%. Is the percentage that could be ideally irrigated. Percentage of the cultivable command area proposed to be irrigated annually. यही है सही. और लगभग हमेशा सही नहीं होता है. मोर देन 100% नहीं हो सकता क्योंकि जी इसको intensity of irrigation, the percentage of the CCA cultivable command area proposed to be irrigated in a given season is called intensity of irrigation. CCA is the portion of gross command area that is cultivable. CCA is the gross command area minus uncultivable area. Pasture land, pond, township, wasteland. Pond, township, wasteland. By adding intensities of irrigation for all crop seasons, we obtain the annual intensity of irrigation. By adding intensities of irrigation, we obtain annual intensity of irrigation. Annual intensity of irrigation can be more than 100%. हो सकती है जैसे 50% एरिया है, यहाँ पे रबी होती है, यहाँ पे इतने एरिया पे खरीफ होती है. हो गया ना ये ओवरलैप मोर देन 50-100%. The shift of the transit curve
ऑफ रेडियस इतना, लेंथ 48 मीटर इच। शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व, शिफ्ट का फॉर्मूला होता है L²/24R। क्या बोला गया क्वेश्चन में था, ट्रांजिशन 300 मीटर एंड 48 रेडियस इतना 48 मीटर के साथ, 48 मीटर लेंथ के साथ रेडियस है 24 × 300, 24 दूनी 48, 3 × 3 3 × 18, 16 दूनी 32, 0.32 मीटर। फॉर्मूला याद रखना है। मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस, shear stress in a section of 100 kg/cm²। maximum allowable shear stress in section 100 kg/cm²। if bar is subjected to a shear force of 5000 kg, if the section is square shape, what will be the dimension of the side of square। सीधे सोल्यूशन देखते हैं, दिमाग ज़्यादा नहीं है अभी हमारे पास। मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेस इन सेक्शन इतना, 10 बार इज सब्जेक्टिव 5000 किलोग्राम। इफ द सेक्शन इज स्क्वायर शेप, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेस विल बी एवरेज का 1.5। शियर स्ट्रेस दिया गया है 5000 किलोग्राम मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दिया गया है 100। शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स, एवरेज शियर स्ट्रेस 2/3, 3/2 होता तो एवरेज से मैक्सिमम आ जाता। मैक्सिमम 100, 1.5 टाउ एवरेज आ जाएगा। 3/2 5 15। टू बाई 3 3 18 3 18 66.66 टाउ एवरेज। So the cross section will be a force, क्योंकि स्ट्रेस शियर स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया बराबर फोर्स अपॉन शियर स्ट्रेस। फोर्स कितना दिया गया है, लोड कितना दिया गया 5000 किलोग्राम। शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, एवरेज 200/3, 200/3। 2 से 2 कटा 25, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूँकि हमको साइड निकालना है तो साइड कैसे आएगी, रूट कर देंगे। 8.66 सेंटीमीटर, 8 8 64 9 81 10 याद रखना है। फॉर्मूला थोड़ा सा है, बेसिक से ही पूछा गया है। A brittle material of 4 square meter cross section carries a 20 load। 20 tons shear stress in the block, force upon area चार सेंटीमीटर स्क्वायर है। 100 सेंटीमीटर 1000 हो जाएगा। 4 से 4 गया 4 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो 4 मीटर 10 सेंटीमीटर और 1 मीटर होता है कि 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर होता है।
20 टन, 1 टन में 100 किलो। गलती कर रहे हैं कुछ, देखते हैं क्या है आंसर। नन ऑफ अबव सही तो है, सही जा रहे थे। 5 को 20 कुंटल में 100 होता है, 1 टन में 1000 होता है। चार चला जाता 2/4, 5 को 20 0.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सियल स्ट्रेस से तो मैक्सिमम स्ट्रेस, ये तो टाउ एवरेज आ गया ना। एक्सियल स्ट्रेस है, टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा टाउ/2। A torsion member is fabricated from two concentric thin tubes. At the end and the tube are so that the both tubes are twisted as a unit. The radius of the outer tube is 2r. Inner tube r. What is the shear stress developed at the outer tube? If the shear stress developed at the outer tube pi tau, then the shear stress at the inner tube क्या होगा? इक्वेशन होती है T/IP बराबर टाउ मैक्स अपॉन T/IP अपॉन टाउ मैक्स अपॉन R बराबर G थीटा अपॉन L। टाउ मैक्स अपॉन R, IP बराबर π/30 × 10⁴ पोलर सेक्शन मॉडुलस टाउ मैक्स T applied load, tau max is maximum shear force in the shaft material, R is the radius of the shaft, G is the modulus of the rigidity, theta is the angle of twist, L is the length of the shaft, R हो जाएगा T/2। In calculation, the circular shaft shear stress developed due to the torsion is directly proportional to the circular shaft shear stress developed due to the torsion is directly proportional to the radius of the distance, R/2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा आई थिंक। If the outside of the radius is the 2r, the inner side r, the shear stress outer is tau, तो इनिशियल का क्या हो जाएगा T0/r0 बराबर T outer/r outer बराबर T inner/r inner।
अकॉर्डिंग दिस फार्मूला टी आउटर अपॉन टॉर्क ना किसी आई पी का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई बाई 32 इंटू डी की पावर 4, जबकि होता तो पाई बाई 64 अपॉन जेड की पावर 4। इसके अकॉर्डिंग डी बाई 2 आर बाई 2 4 में चला जाएगा वाटी। लेकिन इसके सामने था क्या, टाउ मैक्स निकालना है, इसके कुछ नीचे आर है। आर बराबर टी बाई 2। वैसे भी आया है लेकिन याद रखना टी एफ नॉट अपॉन आर नॉट इक्वल टू, मतलब टी आउटर अपॉन आर आउटर बराबर टी इनर अपॉन आर इनर। इसमें रखेंगे तो टी की वैल्यू टी नॉट हमें पता करनी है, आउटर टी नॉट की वैल्यू कितनी है, टाउ है, आर की वैल्यू 2r है, इनर की वैल्यू पता करनी है और आर की वैल्यू आर है, आर से आर का टी बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है द इनर सर्कुलर शाफ्ट shear stress developed due to the torsion is directly proportional to the radius of distance। केवल इस फॉर्मूले से निकाला है, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A rectangular bar has been subjected to a torsion. The maximum shear stress will be outer, rectangular है, diagonal at the mid of the longer side। along the diagonal at the mid of the longer side। For rectangular section, however, with longer side D and shorter side B, oh, it can be shown in the experiment why the maximum shear stress occur at the center of the longer side and is given by the tau max बराबर torsion by k d into p स्क्वायर, या फिर टाउ बराबर टी अपन के इंटू डी स्क्वायर। इसमें से पी या टी जो भी लॉन्गर हुआ उसके अकॉर्डिंग में मैक्सिमम आ जाएगा, है ना। तो हियर के वन इज द कांस्टेंट डिपेंड ऑन द बी डी बाई बी। The essential difference between the shear stress distribution in circular and rectangular member is the illustrated in the figure shown, where the shear stress distribution along the major and minor axis, the rectangular section together with along the radial line to the corner of the section are indicated. The maximum shear stress is shown at center of the longer side। As noted above, the stress at corner is 0।
Additional information: the shear stress distribution in a circular section due to the torque is given by outer motion पे ज़्यादा है. अगला क्वेश्चन है, if a closed coiled helical spring absorbs 30 Newton mm of energy while extending by 5 mm, its stiffness will be. स्टिफनेस बराबर क्या होता है? K into X. ये तो वर्क डन या क्या होता है? ये लोड बराबर भूल गए सब कुछ. याद ही कब था, याद कर रहे हैं अब. एनर्जी स्टोर बराबर होता है 1/2 K इंटू एक्स स्क्वायर. K इंटू एक्स स्क्वायर. एक्स इज द एक्सटेंशन, K इज द स्टिफनेस. K का फॉर्मूला होता है, अब चूँकि एनर्जी स्टोर की बताई गई है कि कितनी 30 किलो न्यूटन पर मीटर, इसी फार्मूला से निकलेगा 30 न्यूटन mm 1/2. K की वैल्यू x क्या हो जाए? एक्सीडिंग बाय 5 mm. 5 m 25, 5 6 30, 12/5, 5 2 5 6 20. The core of the circular section short column of a diameter d is a concentric circular area having diameter. ये गति के नियम के 1/2 आधार गुणे ऊंचाई और 1/2 mv². उससे भी है ना, इसके रिलेटेड हो जाएगा, कुछ होता है ऐसा. द कोर ऑफ सर्कुलर सेक्शन शॉर्ट कॉलम डायमीटर t इज concentric circular area having a diameter dy3. मिडिल साइड भी dy6 हो जाएगा, या फिर dy6 या dy8 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे dy8 है तो मतलब dy4 हो गया. यहाँ पे dy8 हो जाएगा, dy4 सॉरी dy8 छोटा होता है, इसका छोटा हो जाएगा dy4 बड़ा. dy8 तो ये सर्कुलर है ना, तो dy8 रेडियस हो जाएगी. द कोर ऑफ द सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट सेक्शन इज सिग्मा इज मिनिमम. क्या क्वेश्चन था? द कोर ऑफ सर्कुलर सेक्शन शॉर्ट कॉलम ऑफ डायमीटर d, द कंसंट्रेटिक सर्कुलर एरिया हैविंग अ डायमीटर मिनिमम p/a इतना. क्या है dy8 निकाल रहे हैं, ये खतरनाक. द मैक्सिमम सेंट्रिसिटी t/8, देयर विल बी नो टेंसाइल स्ट्रेस एट द सेक्शन, सो द डायमीटर ऑफ द कोर विल बी सेंट्रिसिटी अर्थात r डायमीटर dy4 हो जाएगा. द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस occur on the outermost fiber of the circular shaft under torsion. Maximum shear stress occurs at the outermost fiber or circular shaft. In a closed coil helical spring, the maximum shear stress
maximum shear stress occur on the outermost fiber at mean diameter, innermost fiber ना mean diameter होना चाहिए, innermost fiber. Closed coil helical spring, the maximum shear stress occur on the innermost fiber. For closed coil fiber, the major stresses at the helical spring are two types: shear stress due to the torsion and directly shear stress due to the applied load. It is observed that the both tensile load as well as compressive load on the spring, maximum shear stress always occur at the inner side of the spring. Hence, failure of the spring in the form of the crack is always be initial from the inner radius of the spring. Stress always occur at inner side of the spring. Hence, failure of the spring in the form of the crack is always initial from the inner side of spring. Correct option 3, innermost fiber. In closed coil helical spring, tau max is tau transverse and tau plus minus torsion. Torsion will be maximum at outermost fiber of wire. PR radially. टॉर्शन हो जाएगा 4p/πd², टाउ मैक्स बराबर टॉर्शन प्लस ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. 80. 16 टाउ मैक्स बराबर इन द स्प्रिंग 16 PR अपॉन πd³ 1 + d/4r. फॉर्मूला लिखना है ये. A closed helical spring is subjected to a torque about which the spring would be experience a brittle bending stress. A closed coil helical spring is subjected to a torque about its axis. The spring wire would experience a bending stress, direct tensile stress, uniform intensity of the cross section, direct shear stress, torsional shearing stress. D होगा bending stress. कैसे? When a closed coil helical spring fixed at the one end and subjected to a twisted, one end fix है, twist क्या करेगी, about the central axis of the spring, then the bending moment will be produced at the spring will be experienced bending stress. Deflection of spring 8pd³ upon n/gd4. स्प्रिंग इंडेक्स
के बराबर पी अपॉन डेल्टा बराबर पी अपॉन डेल्टा जी टी की पावर 4/8 डी क्यू अब एन। एट एन डी क्यू बड़ा छोटा छोटा बड़ा वर्सेस if the slump of the concrete is 60 mm, its workability is लो, वेरी लो, ले गलती कर दिया मैंने, इसमें होना चाहिए था वेरी मीडियम, लो लगा दिया मैं। 25 से कम वेरी लो, लो 25 से 50, मीडियम 50 से 100, हाई 100 से 150, वेरी हाई 25 से कम वेरी लो, 25 से 50 लो, 50 से 100 मीडियम, 100 से 150 हाई, वेरी हाई, जीरो स्लम्प, ट्रू स्लम्प, जीरो स्लम्प, collapse shear. In case of the fresh concrete collapse completely, the mix is too wet and high workability. Slump test is approximate such for slump test is not appropriate for such mix. इसके लिए नहीं होता shear slump if one half of the cone side down in an inclined plane. It is called a shear slump. It is an indication of the lack of the cohesion mix. Again, perform of the experiment to avoid a shear slump. True slump mix has a highest consistency in a true slump. Mix has highest consistency in a true slump. Concrete just subsides shortly and more and less maintain the mold shape. This type of slump is most desirable. Zero slump concrete maintains the actual shape of the mold. It is called zero slump, which represent stiff consistency and almost no workability. Durability of the concrete is affected by the seizure, vinegar, alcohol, both विनेगर के द्वारा, मतलब बोथ सिनेगर और विनेगर दोनों के द्वारा, सेगर एंड विनेगर. द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ड्यूरेबिलिटी पूछा था. इट डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द रेजिस्टेंस, वेदरिंग एक्शन, केमिकल एक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड एनी अदर प्रोसेस ऑफ द डिटीरियोरेशन. इन विनेगर एंड सीडर एसिटिक एसिड इज present which slowly disintegrate the concrete. एसिटिक एसिड होता है इसमें. Hence affected by the durability of the concrete. Other factors: cement content, aggregate quality, water content period, curing period, permeability, moisture, temperature. अपना अगला क्वेश्चन, which of the following property
of a plastic concrete is modified by air entraining agent. Plastic concrete modified by air entraining agent, segregation bleeding. मेरे ख्याल से तो खाली वर्केबिलिटी होनी चाहिए थी, ऑल ऑफ एब लगा दिया क्या? ऑल ऑफ एब भी है। प्रॉपर्टीज इम्प्रूव्ड आर वर्केबिलिटी, सेग्रीगेशन, ब्रीडिंग, फिटनेस, etc सब कुछ सही हो जाता है। टाइप ऑफ एयर एंट्रेनिंग एजेंट यूज्ड कंक्रीट इज नेचुरल वुड, रेजन, एनिमल एंड वेजिटेबल फैट ऑयल्स। Air entraining agent incorporate million of the non-coalescing air bubbles which act as a flexible ball bearing and will modify the property of the plastic concrete. Properties improved are workability, segregation, and finished quality of concrete. Steam current is not used for the ordinary pottery rapid hardening. हाई रैपिड हार्डनिंग कर सकते हैं, हाई एल्यूमिनियम कर सकते हैं, ऑर्डिनरी को सबको कर सकते हैं, लेकिन किस में जब फैक्ट्री मेडेड हो, यहाँ पे तो नहीं है और नहीं हो नहीं सकती है रैपिड हार्डनिंग। पता नहीं इसका ऑल ऑफ लगाया क्या। हाई एल्यूमिनियम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये। स्टीम करिंग इज एडवांटेज है अर्ली स्ट्रेंथ गेन इन कंक्रीट इज इम्पोर्टेंट और मोर एडिशनल हीट इज रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश हाइड्रेशन as in cold weather. So for high alumina cement where the heat of hydration is very high, steam current cannot be applied. क्या पूछा? नोट steam current advantage where the early strength gain in concrete is important where the additional heat is required to accomplish hydration as in cold weather. गर्माहट की भी ज़रूरत हो तो वहाँ पे कोल्ड वेदर में स्टीम को यूज किया जाता है। जब हाई for the high alumina cement where the heat of hydration is very high, steam current cannot be applied. Current of concrete by steam under pressure increases the rate of the gain of the compressive strength of concrete. Increase the rate of gain of compressive strength of concrete, reduce the shear strength of the concrete. Increase the speed of the chemical reaction. Additional information. Current is the process of the hardening the concrete. Hardening of the concrete mixes by the keeping the surface moist of the for a certain period in order of the enable the concrete to gain more strength. Properly cured concrete has an adequate amount of the moisture for the continued hydration which lead to development of strength, volume, stability, resistance freezing and thawing, abrasion and scaling resistance. For satisfactory workable concrete with a constant WC ratio
increase in cement aggregate ratio. For a satisfactory workable concrete with a constant water cement ratio increases, and cement ratio increases the strength, decreases the strength, decrease हो जाएगा strength, no effect of the strength. इंक्रीज हो जाएगा ना, सॉरी इंक्रीज हो जाएगा, मुझे लगा वाटर नहीं मिलेगा. वाटर सीमेंट रेशियो, कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो, सही है. वाटर सीमेंट तो हो गया ना. रेशियो इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्केबिलिटी, ये सही रहेगा तो सही रहेगा. Impact on concrete strength, provided other factors are kept constant, the cement aggregate ratio will be greatly influence concrete strength. With an increase in the cement in aggregate, the ultimate strength will be increased to some extent. Adding of sugar in concrete result in sometime around 1. Increase the setting time about 4 hours. Increase the setting time. Setting time बढ़ा देता है. Sugar belongs to a polyhydroxy group and its surface has a strong partial polarity. That sugar belongs to a polyhydroxy group and its surface has a strong polarity that result in solid liquid absorption. The molecular hydroxy group shows the hydration process by hindering the crystal contact and delaying tricalcium silicate hydrate reaction. डिले करता है रिएक्शन में. 1% sugar 0.1 sugar shows the reaction by 5 hours. 0.2% shows the reaction by 9 to 11 hours. Flash set of the ordinary Portland cement paste is premature hardening, surface hardening, hardening without development of heat of hydration, all of above. Flash set, surface hardening. गलत लगाया था. Premature hardening. Flash set, gypsum is added to the retard the initial time of concrete. Inadequate amount of the gypsum are added to the cement. The flash set can occur. A rapid development of rigidity. Premature hardening is freshly mixed Portland cement paste, mortar and concrete. Note: a large amount of heat is produced in the process and it is a premature hardening of cement. Limit state of workability of pre-stressed concrete sections should satisfy limit state of serviceability of pre-stressed concrete section. Limit state of serviceability of pre-stressed concrete section should satisfy concrete section should satisfy.
क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम कंप्रेशन। क्रैकिंग ओनली, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग, सर्विसिबिलिटी, क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन, यही होना चाहिए। सर्विसिबिलिटी में प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेटिस्फाई, लिमिटेड सर्विसिबिलिटी प्री स्ट्रेस कंक्रीट should satisfy cracking, deflection and maximum compression also. The crack width and deflection should not be exceed permissible limit, and the maximum compressive force also should not exceed strength of the concrete. Note C article इतना. The minimum grade of the concrete to be used for the design pre-stress concrete structure H पर the 1343 pre-stress 1343 stress is as below. For post-tensioning minimum grade M30, for pre-tensioning M30, pre-tensioning M40. Hence it can be seen that the grade of the concrete used pre-stress member lies in the range of the M30 to M60. Cover to be used for the design of the pre-stress concrete structure H per the 1343 is below. Post-tensioning minimum cover should be used 30 mm, pre-tensioning 20 mm. As per the 1343/2000, the limit of state of serviceability deals with the deflection, cracking and maximum compression, while as per the 456/2000, the limited state of serviceability deals with the deflection and cracking. Since the question is asking to be pre-stress concrete, we go to the 1343 deflection and क्रैकिंग, कंप्रेशन भी बोल दिया गया था 1343. A reinforcement cantilever beam of the span 4 meter has a cross section of इतना. If checked for lateral stability and deflection, the beam will be lateral stability and deflection will be fall in deflection only. इसमें चेक हुआ उसी में फेल होता है. Above L/D ratio is applicable for the span of 10 meter. Beyond the L/D is equal to the multiplied by 10 by span. क्वेश्चन है इसका, चेक करेंगे इसको हम. तो चेक ऑफ द लेटरल स्टेबिलिटी. फॉर लेटरल स्टेबिलिटी स्पेन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25 और 100 स्क्वायर बाई डी, जिसमें से भी वो मिनिमम, इन दोनों में का मिनिमम का 150 बाई 150 बी 15 25 पंचे 125 25 और 12 37 3750. इसमें आ जाएगा बी फिर से 15 15 25 100 मल्टीप्लाई 15 150 बाई 150, ये 500 5 थी 15 15 थी 4500. एल की वैल्यू क्या 4 मीटर, तो ये इससे ज़्यादा है 4000 mm नहीं होना चाहिए, तो ये इसमें फेल कर गया, लेटरल स्टेबिलिटी में फेल हो गया. और फॉर डिफ्लेक्शन के लिए L/D का रेशियो जो है ना
actual should not be greater than L by D basic K1 K2 K3. K1 depend on the area of the tensile steel and the stress level of the tensile steel. K2 is the compression steel. K3 depend on the cross section of the beam. L by D basic value for the up to 10 मीटर इच कैंटिलीवर है ये बीम, तो 7 होता है L by D. should not be greater than 7. सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 और कंटिन्यूस के 26. और यहाँ पे L का वैल्यू दी गया 4000, D की वैल्यू दी गई 500 mm, 5 40, 8 है. फिर इसमें भी फेल हो गया ये. For cantilever permissible elevation 7, so the beam is not safe in deflection. Check the lateral stability. हो ही गया है. चलो lateral stability भी चेक कर लिया है. L by D L should not be greater than 25 B by D square, no sorry 25 B और 100 B square by D से ज़्यादा मिनिमम जो इन दोनों में से वैल्यू हो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लेंथ. अब चूँकि ये 10 मीटर तक का है, 10 मीटर से ज़्यादा का अगर दिया होता 4 मीटर तक ज़्यादा दिया होता तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 बाई बेसिक वैल्यू जो है, जो लेंथ है ना बेसिक वैल्यू पहले एल कर दे. अगला क्वेश्चन, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लोड including the effect of the temperature keep sinkage measure from the as a cost level of the support floor roof and other horizontal members should not be exceed. Final deflection, floor, roof, all other horizontal member span by 350. ये हम लोग पढ़े ना स्पैन का डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया. नहीं है, कुछ और है, दूसरा है टॉपिक. फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लोड ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस क्रीप सिंकेज एंड वेदर दो द सपोर्ट लेवल फ्लो लेवल हॉरिजॉन्टल एरिया should not be exceed by span by 250. The deflection including of the effect of the temperature sinkage occurring temperature की after the erection of the partitions कास्ट लेवल पे और आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन अप्लाइड फेसेस एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस शुड नॉट बी नॉर्मली एक्सीड स्पैन बाई 350. और 20 mm विच एवर इज लेस. कास्ट लेवल पे 250, इरेक्शन पे 350. और 20 mm whichever is less. अगला क्वेश्चन देखते हैं. L by D ratio should be multiplied by the span basic value in 10 by span. The main reinforcement of the RCC slab consists of 10 mm bar at 10 cm spacing. If the desire of the replace 10 mm bar by 12 mm bars, the spacing should be SP S1 D1 S1 D2 S2. Beyond the replacing of the bar, spacing will be increased as S2 is equal to D2 by D1 square S1 by D1 square S2 by D2 square. S1 की वैल्यू दी गई है 10, D1 D2 की वैल्यू निकालनी है और D2 12 दिया गया है, ये 10 दिया गया है.
स्क्वायर कर देंगे, S2 आ जाएगा 144 10 14.4। फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द विंटी थ्योरी द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक इन बैलेंस RCC सेक्शन इज डेप्थ D। बैलेंस RCC सेक्शन 3.43 3.53। विंटी थ्योरी द अल्टीमेट लोड बोला गया है। Vinti replaced the actual parabolic stress diagram with a rectangular stress diagram, such as the center of gravity of both diagrams lies at the same point, and their area are also equal. The maximum depth of the concrete stress block in balance RCC beam is 0.53. In the limit state method, depth of the neutral axis should be calculated by IXU limited K into D 700 1100 plus 0.87 FY. K is the critical depth factor, D is the effective depth of the beam. Characteristic FI is the characteristic strength of the steel. चूँकि यहाँ पे बोला गया है विंटी थ्योरी के लिए, तो इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला दे दिया ही गया है 8.53 D। के की वैल्यू 25 के लिए 53, 50 के लिए 53, 415 के लिए 48, 500 के लिए 250 के लिए 53.3, 415 के लिए 48, 500 के लिए 46 D, 550 के लिए 44 D, 600 के लिए 43 D। If V is the width of the plate and D is the diameter of the rivet, the efficiency of the riveted joint having the diamond riveting is given by the efficiency riveted joint B minus D by B, B minus 2D by B, B minus D by B होगा। लास्ट वैल्यू PS BT स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट B minus TT FT अपॉन B TT FT B minus T अपॉन B। If a rolled steel plate design H55 ISF 12 mm is used as lacing, then minimum radius of the gyration will be flat design H55 medium radius of gyration लैम्डा है क्या ये I मिनिमम बाई A 12 mm फ्लैट डिजाइन T बराबर 12 mm T बराबर 12 mm और स्टील प्लेट I बराबर BTQ बाई 12। एरिया बराबर B इंटू T BT D बराबर हो जाएगा T 12 B इंटू T T वाई 12 12 बाई 12
3.46 mm. Angle of the inclination of lacing bar with the longitudinal axis of the column should preferable be between 30 से 60 नहीं है, 40 से 70 इंक्लिनेशन 40 से 70 लेसिंग बार विथ इतना 400-800 डिजाइन स्पेसिफाइड आर द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द लेसिंग बार लेसिंग विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड बी 40 डिग्री से 70 डिग्री. द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड 145 डिग्री. 145 लेसिंग बार का 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्लेंडरनेस रेशियो. मिनिमम विड्थ ऑफ द लेसिंग बार इज रिवेटेड कनेक्शन शुड बी 22 का 65, 20 का 60, 18 का 55, 16 का 50. Theta is the less than 40, it behave like a truss member, and theta is greater than 30, it tells carrying it, the tightening force carrying capacity decreases. An angle section can be used purling when the slope of roof is less than 30 degree. Less than 30 degree. The purlin horizontal beam spanning over the two adjacent trusses the structural member subjected to a transverse load. These are the structural member. This is subjected to transverse load and rest on the top of the chord of the roof trusses. The purlin are meant of the carry load of the roofing material and the transverse the panel point to each panel point. The slope of the roof truss is not greater than 30 degree and steel is conforming grade 410 and F 410 W. The angle purlin will be designed as the alternative to general design procedure. The recommended by IS 800-1974. Not be greater than 30 degree. 40 डिग्री का 40 से 70 लेसिंग बार. The stiffness for the unstiffened flange of a beam is flexure compression. The maximum allowable outstand is equal to for the unstiffened flange of a beam in flexure compression. Maximum allowable outstand is equal to the maximum outstand equal to the flexure. बारह टी है क्या 20 टी.
Vertical stiffness are provided to the prevent buckling of the wave due to the diagonal compression. Some criteria regarding the design of the vertical stiffness. The spacing between the vertical stiffness should be between 0.33 d to 1.5 d. D is the distance between the flange angles, and where there is no flange angle, the distance between the flange ignoring fillet is taken. Outstand of the wave stiffness form of the face of the wave. Outstand of wave stiffness from the face of the wave. Minimum value 12 TQE and maximum value 20 TQE. Note the question is asking the value of the restricted to it 20 to E maximum. A greater unsupported clear dimension, the wave panel should not be greater than 270 times. Clear dimension of the wave panel should not be greater than 270 times of the thickness of the wave, and lesser unsupported clear dimension of the same wave panel should not be greater than 180 times thickness of the wave. The length of outstanding leg of vertical stiffness may be taken equal to the 1/30. Length of the outstanding leg of vertical stiffness may be taken equal to 1/30. And the clear depth of girder plus 50 mm. The outstanding of the stiffness from wave should not be more than 256 into T by sigma root में, where T is the thickness of the section. The length of the connected leg of vertical stiffness should be sufficient to accommodate the rivet connecting the stiffness to wave. Amount of moment of inertia I stiffness selected should not be less than dQ/tu upon c square, where I is the moment of the inertia of pair of stiffness about the center of the wave. Problem of the lateral buckling can be arises only in those steel beams which have a moment of inertia about the bending stress greater. ज़्यादा होगा तो काहे प्रॉब्लम होगा. अच्छा है. Moment of inertia about the bending axis smaller than the other. कम होगा तभी तो होगा buckling. Fully supported compression flange bend कर जाएगी. Lateral buckling occurs when the beam subject to bending experience lateral displacement and twisting. It is more likely to occur when the moment of inertia about the bending axis is smaller compared to other axis, making the beam less resistant to lateral torsional instability. The compression flange is not fully supported, allowing it to move laterally and cause buckling. Thus the correct option is B. Moment of inertia about the bending axis is smaller than other. In a truss girder of bridge, a diagonal consists of mild steel flat 400 ISF
In a truss girder of a bridge, a diagonal consists of mild steel, flat 400 ISF, and carries a pull of 800 kN. If the gross diameter of the rivet is 26 mm, then the number of the rivet required in the splices is देखते हैं सोल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट PS बराबर इससे आ जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट इन बियरिंग PE 3D E3D। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर: लार्ज नंबर ऑफ द लोडिंग साइकिल्स, लार्ज वेरिएशन इन स्ट्रेस, लार्ज स्ट्रेस कंसंट्रेशन। These associated with fatigue failure would included large number of the loading cycles, large variation of stresses, large stress concentration, CAVC तीनों हो जाएगा। In case of the loading, fatigue concentration will occur when the load is applied 0 to max varying stresses acting on a member. In case of the stress fatigue condition will occur when any tensile stress is acting on a member and then released suddenly. Fatigue failure, it is defined as the tendency of the material to fracture by means of the progressive brittle cracking under repeated alternating of the cyclic stresses of intensity consideration below the normal strength. The operation of removal of impurities of clay adhering to iron ore is known as प्यूरिफिकेशन। लगाया था, ड्रेसिंग होगा नहीं, रिफाइनिंग ड्रेसिंग है, क्ले हटाना ड्रेसिंग। impurities of the clay adhering on iron ore is the dressing by using of rock crushes. This operation can be carried out due to the crushing or short dressing हो जाएगा। Particle of the uniform size are obtained and the reduced gases penetrate and ore is the ore in a better way. The ore contain clay, loam and other material, earthy matter. They are washed by a stream to remove the impurities. Purity metal by the ore. Refining process which purity of the metal extracted by their ore. Usually the pure metal obtained from the metal extract nearly 90 to 95% only. The specified surface expressed in square centimeter per gram of a good Portland cement should not be less than 2250-2500। से कम नहीं होना चाहिए। Which department look after the execution and maintenance of water supply? पब्लिक डिपार्टमेंट नहीं है, हेल्थ है। एजुकेशन पब्लिक हेल्थ करता है, बिल्डिंग बना देता है। द लाइफ ऑफ द टीक वुड आउटडोर यूजुअली 80 साल, 40 साल है, 40 साल है। Valuable timber is obtained from the teak because this has the following property: wood obtained from hard and stones is not resinous. All wood contain oil sapwood.
Teak can retain only oil even after being falled and processed. Even after being falled and processed, because this greater weather resistance property, resistance and against the white and durable fire resistance, does not allow the corrosion of iron fastings. Seasoning of teak wood very easily and easily workable. Teak wood window have great property to withstand extreme climate condition, and it is free from knot and sag. 40 साल तक रहती है इसकी टीक वुड की। टीक वुड T2020 आता ना 40। द यूनिट वेट ऑफ द RCC 2500, PCC 2400, पोर्टलैंड सीमेंट 1440, सीमेंट कंटेंट 2000 और स्टील 7850। लास्ट क्वेश्चन था। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कीप रीडिंग, कीप स्टडी और रॉन्ग रिवीजन हमेशा करते रहना।